हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 5 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के सेट की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है एक घन की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता लगाएं कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा। यह क्वेश्चन आपका डाइस का है ना। डाइस, पासा, घन सब एक ही चीज होता है। यहाँ घन का कुल मिला के 3 पिक्चर दिया गया है और इन पिक्चर के आधार पर हमें यह बताना है कि 2 के सामने कौन सी संख्या होगी। तो जब भी हम लोग अपना क्वेश्चन सोल्व करने के लिए चलेंगे तो हमेशा किसी 2 पिक्चर का उपयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला और दूसरा पिक्चर के मदद से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। अब आंसर देखिए कैसे निकालना है। तो आप ढूंढिए कि इस दोनों में कॉमन संख्या कोई है क्या। तो पता चलेगा कि इस दोनों में 6 कॉमन है। तो दोनों में जो कॉमन संख्या है उसको आप ऊपर नीचे लिखिए। तो 6 को हम ऊपर नीचे लिख दिए, ठीक है। जो कॉमन संख्या है उसको क्या करना है, ऊपर नीचे लिखना है। और उसके बाद कॉमन संख्या से सभी संख्या को आपको लिखना है क्लॉकवाइज में। कॉमन संख्या से सभी संख्या को क्लॉकवाइज में यानी कि घड़ी के दिशा में। तो 6 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 और 4 के बाद 1, तो 6 के बाद 4 और 4 के बाद 1 आ गया। अब जो काम आप पहले डाइस के लिए किए हैं वही दूसरे के लिए करिए। तो दूसरे में देखिए 6 के बाद 3 और 3 के बाद 5, तो 6 के बाद 3 और 3 के बाद 5। हमें क्या करना है, कॉमन संख्या से सभी संख्या को क्लॉकवाइज में लिखना है। तो 6 4 1, 6 3 5। अब इसमें जिसके ऊपर नीचे जो आया वही एक दूसरे के विपरीत में होगा, वही एक दूसरे के सामने होगा। 1 के सामने 5 होगा, 5 के सामने 1 होगा, 4 के सामने 3 होगा, 3 के सामने 4 होगा, 6 के सामने देखिए 6 के सामने खुद 6 नहीं होगा, कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेगा। तो 6 के सामने कौन होगा, जो हमें यहाँ नहीं दिख रहा होगा। तो 1 4 3 5 सब दिखा है, 2 नहीं दिखा है। इसका मतलब 6 के सामने क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 6 के सामने 2 होगा तो 2 के सामने क्या होगा, 6 होगा। तो हम यही बताना था कि अंक 2 के सामने क्या होगा। तो अंक 2 के सामने 6 होगा। विकल्प 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह तो आंसर हम लोग पहला और दूसरा के मदद से निकाले हैं और पहला और दूसरा में केवल एक संख्या कॉमन था। हम अपने क्वेश्चन का आंसर पहला और तीसरा आकृति के मदद से भी निकाल सकते हैं। देखिए पहला और तीसरा आकृति में कॉमन क्या है, तो 1 4 यहाँ भी है, 1 4 यहाँ भी है। अगर 2 संख्या कॉमन हो तो उस दोनों को हटा दीजिए। अब जो बचेगा इस दोनों में वही एक दूसरे के विपरीत में होगा। तो यहाँ 6 बचा है, यहाँ 2 बचा है, यानी 6 के विपरीत में 2 होगा और 2 के विपरीत में 6 होगा। हमें 2 के विपरीत में बताना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी विकल्प 4। अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरा और तीसरा के मदद से सोल्व करना चाहे तो क्या सोल्व कर पाएंगे। तो दूसरा और तीसरा में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 3 6 1 4 2 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को दूसरे और तीसरे आकृति की मदद से नहीं सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पहला दूसरा और पहले तीसरे आकृति की मदद से अपने क्वेश्चन का आंसर हम लोग बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका प्योर सिलॉक्स का है। सिलॉक्स के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, कथन के हिसाब से बनाते हैं वेन डायग्राम और उस वेन डायग्राम के आधार पे निकालते हैं निष्कर्ष, ठीक है। पहला कथन देखिए, सभी सांप पेड़ है। तो जो भी सांप है ना उसको आपको पेड़ बना देना है। यह सांप है और जो भी सांप है उसको बनाना है पेड़। तो सांप के ऊपर से क्या रहेगा, सांप के ऊपर से पेड़ होगा। आगे कुछ पेड़ सड़क है, केवल पेड़ के बारे में बोला है तो पेड़ के साथ कॉमन करिए। कुछ पेड़ क्या है, सड़क है। आगे देखिए सभी सड़क पर्वत है। सभी सड़क पर्वत है तो सड़क के ऊपर से क्या होगा, सड़क के ऊपर से पर्वत होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी सड़क पर्वत है। देख लीजिए यहाँ पे बोला है सभी सांप पेड़ है, जो भी सांप है उसको पेड़ बना दिए। कुछ पेड़ सड़क है तो पेड़ का कुछ हिस्सा सड़क के साथ, और सभी सड़क पर्वत है तो सड़क का पूरा हिस्सा किसके साथ कॉमन किए, पर्वत के साथ कॉमन किए। बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे सिलॉक्स को हम पढ़ा चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं मैथ्स वाटिका के अंदर। आगे अब इसके बेसिस पर निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। इसके आधार पे हम लोग वेन डायग्राम बना लिए ताकि रिजल्ट निकालना हमारे लिए आसान हो। निष्कर्ष कौन होगा, जो निश्चित सत्य होगा। तो देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ पर्वत सांप है। तो देखिए तो पर्वत सांप के साथ कॉमन है, नहीं है, यानी पहला निष्कर्ष क्या है, गलत है।
बोला है कुछ पर्वत सांप है, तो पर्वत अलग है, सांप अलग है, पर्वत सांप के साथ कॉमन नहीं है, यानी यह गलत हो जाएगा। फिर बोला है कुछ पर्वत सड़क है, कुछ पर्वत सड़क है, तो देखिए यह पूरा हिस्सा पर्वत का है और इसका पर्वत का कुछ भाग तो सड़क है, यानी दूसरा सही है। कुछ पर्वत सड़क है, तो पूरा का पूरा पार्ट पर्वत का, इसका कुछ भाग तो सड़क है, तो दूसरा सही हो गया। आगे कुछ सड़क सांप है, देखिए सड़क सांप के साथ कॉमन है नहीं, तो तीसरा भी आपका गलत हो गया। यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसके लिए विकल्प हम लोग क्या चुनेंगे, 3 चुनेंगे। देखिए सभी वाला का वेन डायग्राम हम लोग ऐसे बनाते हैं और कुछ वाला का वेन डायग्राम हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वह आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। यह आपका डाटा है और इसके बेसिस पर ना 5-6 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले इस डाटा के आधार पे ना पहले व्यक्तियों को बिठा लेते हैं, फिर क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आएंगे। बोला है ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। देखिए कुल मिला के ना 8 व्यक्ति एक वृत्त के गिर्द बैठा है, यानी एक वृत्त के चारों तरफ कुल मिला के 8 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो पहला काम आपका यही होता है ऐसे क्वेश्चन में कि आप सभी व्यक्ति को बैठने के लिए ना जगह पहले आप बना ले। 8 व्यक्ति है तो 8 व्यक्ति के लिए हम पहले जगह बना लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पहला लाइन देखिए क्या बोला है, AH के दाएं को चौथा है। यहां से देखिए AH के दाएं को चौथा है, तो पहले व्यक्ति को पूरे अरेंजमेंट में जहां जी में आए आप वहां पे बिठाइए। तो बोला है AH के दाएं को चौथा, तो पहले तो हम H को बिठाएंगे, तो H को हम यहाँ पे बिठा लिए। H का दायां इस तरफ होगा और H का बायां इस तरफ होगा। इस जगह पे केंद्र की ओर मुख करके अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तो उसका दायां इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा। तो बोला है AH के दाएं को चौथा, तो H को यहाँ बिठा दिए। H के दाएं को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे A है। A को कहाँ बिठाना था, H के दाएं को चौथा, तो H को पहले बिठाए, जहाँ जी में आए वहाँ बिठा लीजिए। यहाँ भी बिठा सकते हैं, यहाँ पे भी बिठा सकते हैं, लेकिन जहाँ भी आप H को बिठाइएगा उसके दाएं चौथा किसको बिठाना था, A को बिठाना था। और F के बाएं को दूसरा। देखिए A जो है ना H के दाएं को चौथा है और F के बाएं को दूसरा। तो A जो है H के दाएं को चौथा हो गया, अब इसको F के बाएं को दूसरा बिठाना है। तो हम F को कहाँ बिठाएं, जहाँ से A हमें उसके बाएं दूसरा दिखे। तो अगर हम F को यहाँ बिठाएंगे तो F के बाएं पहला, बाएं दूसरा हमें A दिखेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। बोला गया था कि AH के दाएं को चौथा और F के बाएं को दूसरा, तो H को बिठाएं, H के दाएं चौथा A है और F के बाएं दूसरा, तो A को बिठा चुके हैं। तो F को कहाँ बिठाएं कि वहां से बाएं दूसरा हमें A दिखे। तो अगर F को यहाँ बिठाते हैं तो यहाँ से बाएं दूसरा हमें A दिखेगा। तो पहला लाइन का काम हो गया। आगे देखिए, C F और B का पड़ोसी नहीं है। C जो है वह F और B का पड़ोसी नहीं है, यानी C यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी देख लीजिए C के लिए यह भी जगह नहीं है, C के लिए यह भी जगह नहीं है, क्योंकि C F और B का पड़ोसी नहीं है। C F के साथ नहीं बैठेगा, साथ में यह B के साथ भी नहीं बैठेगा। आगे बढ़ते हैं, इस लाइन को अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं। D C के दाएं को तीसरा, C के दाएं को तीसरा D है, तो C को कहाँ बिठाए, तो C को यहाँ नहीं बिठा सकते, यहाँ नहीं बिठा सकते हैं। C को यहाँ बिठाएंगे तो दाएं पहला, दूसरा, तीसरा जगह खाली नहीं है ना। C को जहाँ भी बिठाएंगे वहाँ से दाएं तीसरा हमें D को बिठाना है। तो C को अगर यहाँ बिठाते हैं तो इसका दाएं तीसरा जगह खाली नहीं है। C को अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो C के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे हम D को बिठा सकते हैं, ठीक है। C को यहाँ बिठाते हैं तो C के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा जगह खाली नहीं है, यानी C को हम यही बिठा सकते हैं। इसी तीनों जगह में हमें C को बिठाना था, क्योंकि इन दोनों जगह पे तो C नहीं आ सकता है। C F का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ भी C नहीं होगा, यहाँ भी C नहीं होगा। तो इन तीनों में से कहाँ C को बिठाए, तो यहाँ C को बिठाएंगे तो दाएं तीसरा जगह खाली नहीं है। C जहाँ भी बैठेगा वहाँ से दाएं तीसरा D बैठेगा। यहाँ पे C को बिठाते तो दाएं पहला, दूसरा, तीसरा जगह खाली था। यहाँ पे C को बिठाएंगे तो दाएं पहला, दूसरा, तीसरा जगह खाली नहीं है, यानी इन तीनों में से C यहीं पे बैठेगा। और C जहाँ भी बैठा है C के बगल में B नहीं होगा। C F और B का पड़ोसी नहीं है, C F का तो पड़ोसी नहीं ही है, साथ में B का भी पड़ोसी नहीं है, यानी C के बगल में B भी नहीं बैठेगा। तो यहाँ भी B नहीं बैठ सकता है, यहाँ भी B नहीं बैठ सकता है, तो एकमात्र जगह बचा है, यहाँ पे B बैठेगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, H कभी G के अगले स्थान पर नहीं। अगले स्थान का मतलब होता है पड़ोसी, अगले स्थान का मतलब दाएं में या बाएं में मत जाइएगा, अगले स्थान का मतलब होता है पड़ोसी। तो H कभी G का पड़ोसी नहीं होगा, तो H जो है कभी G का पड़ोसी नहीं, यानी G यहाँ नहीं आ सकता है, तो एकमात्र जगह बचा है, यहाँ पे G आएगा।
अब कुल मिला के 7 व्यक्ति बैठ चुका है, एक जगह खाली है, एक व्यक्ति भी खाली है। व्यक्ति कौन खाली है? ई, तो ई को यहाँ पे बिठा लीजिए। ठीक है, अब यह आपका बनके हो चुका है तैयार। अब इसके बेसिस पर आप अपने क्वेश्चन का आंसर करिए। जो भी क्वेश्चन इसके आधार पर पूछा जाएगा ना, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके बेसिस पर, लेकिन उसमें से 3 क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। देखिए, यह आपका पहला क्वेश्चन है, यह दूसरा क्वेश्चन है और यह आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक एकदम दाएं कौन है? एक एकदम दाएं, यहाँ पे ए है ना, केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो एक एकदम दाएं डी हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा, जी नहीं होगा, ध्यान रहे। एक एकदम दाएं, तो यहाँ पे अपने आप को बिठाइए इस तरफ चेहरा करके, तो इस तरफ आपका बायां होगा और इस तरफ दायां होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बी के दाएं को दूसरा कौन बैठा है? बी के दाएं को दूसरा, तो बी यहाँ पे, बी के दाएं पहला, दाएं दूसरा, ई बैठा है, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प 4 हो जाएगा। बी के दाएं दूसरा कौन बैठा है? आंसर क्या होगा? बी के दाएं दूसरा, ये हो जाएगा। आगे सी के संबंध में, है ना, सी के संबंध में बी का स्थान कौन सा है? सी के संबंध में बी का स्थान कौन सा है? देख लीजिए, सी के संबंध में बी का स्थान, तो सी के संबंध में बी का स्थान बाएं पहला दूसरा तीसरा, बाएं तीसरा। ठीक है, सी के संबंध में बी का स्थान बाएं पहला दूसरा तीसरा और दाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, दाएं पांचवा और बाएं तीसरा। ठीक है, तो दाएं पांचवा और बाएं तीसरा, दाएं बाएं तीसरा और दाएं पांचवा, यानी कौन कौन सा विकल्प हमारा आंसर हो सकता है? 3 और 4। तो 3 और 4 के लिए विकल्प 5 हम लोग आंसर करेंगे। बोला है सी के संबंध में बी का स्थान कौन सा होगा, तो सी के संबंध में बी का स्थान, तो देखिए बाएं पहला दूसरा तीसरा, बाएं तीसरा भी है और इस तरफ से चलिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, दाएं पांचवा है, तो बाएं तीसरा भी ऑप्शन में है और दाएं पांचवा भी है। तो अब ऑप्शन क्या बोला है कि केवल 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 4 सही है, 3 और 4 सही है, तो 3 और 4 यानी 3 भी सही है और 4 भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प 5 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से है। यहाँ पे देखिए किया क्या गया है, इसका कोड यहाँ पे लिखा गया है। देखिए शब्द क्या है? SH, हाँ जी SH, इसके बाद क्या है? ORE। इसका कोड क्या है? इसका कोड है आपका QFMPC। अब देखिए जरा सा किस तरीके से कोडिंग किया गया है। S होता है आपका 19 पे और Q होता है 17 पे, -2 किया गया है। H 8 पे 6 पे -2, 15 पे 13 पे -2, 18 पे 16 पे -2, -2 का मामला है। तो आप भी यहाँ पे -2 कर लीजिए, -2 करिए। W 23 पे 23 में से 2 माइनस करेंगे तो 21 होगा। 21 नंबर पर कौन आएगा? U आएगा। चलिए यह विकल्प और यह विकल्प तो आपका आंसर नहीं होगा। आगे N 14 पे 14 - 2 12, उसके बाद L आएगा। आगे चलिए 11 - 2 I आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद G 7 - 2 5 E आ जाएगा। यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यानी यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए था? E, उसके बाद J, यहाँ पे पहले J उसके बाद E आया, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। फ्रेम का कोड दे रखा है। देखिए फ्रेम का कोड क्या है? FRAME। फ्रेम का कोड आपका दे रखा है QEBDL। QEBDL। अब किस तरीके से कोडिंग किया गया है गौर से देखिएगा। यहाँ पे क्रॉस मेथड यूज किया गया है। R 18 पे Q 17 पे -1, F 6 पे E 5 पे -1 किया गया है। M 13 पे L 12 पे -1, E 5 पे D 4 पे -1 और A 1 पे B 2 पे +1। क्रॉस मेथड यूज किया गया है। यहाँ भी -1 क्रॉस में, यहाँ भी -1 क्रॉस में और बीच वाले में +1 किया गया है। सेम चीज़ आप इस लेटर के साथ कर सकते हैं। क्या है आपके सामने? KAPJB। इसका कोड आपको बताना है। तो आइए हम लोग कोडिंग करते हैं। क्रॉस मेथड यहाँ भी यूज करेंगे। -1 यहाँ +1, फिर इधर -1 A 1 पे होता है, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 का मतलब Z हो जाएगा। K होता है आपका 11 पे 11 - 1 10 हो जाएगा। P के बाद +1 करना है, Q हो जाएगा। B -1 करना है, A हो जाएगा। J -1 करना है, क्या होगा आपका? J -1 करेंगे तो क्या होगा? I हो जाएगा।
तो ZJQAI किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। 22 फरवरी 2002 का दिन पता है कि इस दिन तो शुक्रवार है, तो इसके बेसिस पर बताना है हमें कि 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है, ईयर भी अलग है, तीनों आपका डिफरेंट है। तो तीनों डिफरेंट होने के केस में कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम लोग चलेंगे डेट और मंथ के केस में कि डेट और मंथ का विषम दिन कितना आता है। तो डेट और मंथ में कैसे निकालेंगे, तो फरवरी और मार्च में पहले कौन आता है, तो आप बोलोगे कि सर पहले फरवरी आता है, उसके बाद मार्च आता है। हमेशा पहले महीने के बचे हुए दिन को लिखना है। तो फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है, फरवरी 28 दिन का होता है, 22 दिन हो चुका है, फरवरी में 6 दिन बचा हुआ है, तो 6 दिन यह हो गया। और मार्च में कहाँ तक जाना है, 15 तारीख तक ही जाना है, तो 15 दिन यह हो गया। अब इस दोनों को ऐड करिए, 15 6 कितना 21, 21 का मतलब जब भी वैल्यू 7 से भरा है तो 7 से भाग करिए, तो 21 का मतलब क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें 7 से भाग करिएगा तो 7 या 21, विषम दिन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो विषम दिन कितना आया है आपका डेट और मंथ के केस में, 0 आया है। डेट और मंथ के केस में कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे आगे जाना है, फरवरी का पता है, मार्च का निकालना है, आगे जाना है, तो जो भी विषम दिन आता है उसको हम लोग प्लस करते, तो प्लस 0 लिखे या सीधो 0 लिखे, एक ही बात है। तो डेट और मंथ के केस में विषम दिन 0 आया, अगर 1 आता तो प्लस 1 लिखते, 2 आता तो प्लस 2 लिखते। प्लस क्यों, क्योंकि पहले का दिन पता है, आगे जाना है। डेट और मंथ के केस में आगे जाना है, फरवरी से मार्च में जाना है तो प्लस, और पीछे जाना होता तो माइनस। अगर मार्च ऊपर होता फरवरी नीचे होता, तो जो भी विषम दिन आता उसको हम क्या करते, माइनस करते। आगे डेट और मंथ में विषम दिन कैसे निकालेंगे, तो 2002 और 8 में कितने साल का अंतर, 6 साल का। यह 6 साल है, 6 दिन नहीं है। तो साल को दिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो छोटा सा एक तरीका होता है। तरीका यह है कि जो अंतर है उसको तो लिख ही दिए, अब इसके बीच में जितना भी लीप वर्ष आएगा उसको इसमें ऐड कर लीजिए। तो 2 से 8 के बीच में कितना लीप वर्ष आएगा, एक तो 4 और एक 8, 2004 और 2008, 2 लीप वर्ष आएगा, तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए। अब 6 और 2 कितना हो गया, 8। बस छोटा सा काम करना है, साल में 6 साल का अंतर और इसके बीच में जो भी लीप वर्ष आए उसको इसमें ऐड कर दीजिए। अब 8 का मतलब कैलेंडर में क्या होगा, 1 होगा। 8 का मतलब कैलेंडर में क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 7 से भाग करेंगे तो शेष 1 आएगा। अब आगे देखिए, ईयर के केस में आगे जाना है कि पीछे आगे, तो ईयर का भी जो विषम दिन होगा वह प्लस होगा। तो +0 +1 क्या होगा, +1 आ गया, यानी विषम दिन हमारा +1 आया। तो हम फ्राइडे +1 करेंगे, आंसर आ जाएगा। फ्राइडे में 1 करिएगा, आपका आंसर क्या होगा, सैटरडे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला गया है कि आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिया गया है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है या पर्याप्त है उसकी पहचान करें। प्रश्न देख लीजिए क्या है। प्रश्न बोला है बीना मीना से बड़ी है। बीना जो है वह मीना से बड़ी है, चलिए ठीक है, बीना को ऊपर रखे, मीना को नीचे। और स्वाति कवि से छोटी है, और स्वाति जो है ना वह कवि से छोटी है, तो स्वाति नीचे कवि ऊपर होगा। प्रश्न क्या है, उनमें सबसे छोटा कौन है, हमें बताना है सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा कौन है, इस बात को जानने के लिए 2 कथन दिया गया है। इस दोनों कथन के आधार पर आपको तय करना है। देखिए सबसे छोटा कौन है, अगर यह दोनों ऊपर आ जाए तो सबसे छोटा मीना हो जाएगी, और यह दोनों नीचे आ जाए तो सबसे छोटा स्वाति हो जाएगी। तो यही तय करना है कि यह दोनों नीचे आएगा कि ऊपर आएगा। अब इसको किस कथन के आधार पर हम लोग तय कर पाएंगे, तो पहला कथन, स्वाति बीना से छोटी है। स्वाति जो है बीना से छोटी है। अब स्वाति बीना से छोटी है और मीना से बड़ी है कि छोटी है, तो क्लियर नहीं दिया है। तो स्वाति को यहाँ रखें कि यहाँ रखें, यह चीज़ क्लियर नहीं हुआ, तो इससे हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, कभी मीना से छोटी है। कभी मीना से छोटी है तो कभी यहाँ आ जाएगी और कभी यहाँ आएगी, उसके नीचे स्वाति आ जाएगा। यानी यह ग्राफ पूरा तरह से क्लियर हो गया। सबसे नीचे कौन, सबसे ऊपर कौन, सब क्लियर हो गया। मतलब अकेले 2 का जो डाटा है वह पर्याप्त है। इसके मदद से हम लोग यह तय कर पाएँ कि सबसे छोटा कौन है। तो हमारा आंसर यही होगा, सी, कभी मीना से छोटी है। यह जो कथन था इसके आधार पर ही हम लोग तय कर पाएँ कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मतलब अकेले 2 जो है वह पर्याप्त है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। कथन और अवधारणा से यह क्वेश्चन है। कथन क्या है, केप टाउन में पानी की कमी की विकटता के चलते सरकार ने पानी की खपत कम करने का आदेश जारी किया था। सरकार जो है कम पानी
खपत करने का आदेश जारी किया। अब इसका अवधारणा क्या बनता है, क्या एजप्शन बनता है, तो अधिकांश नागरिक पानी की खपत कम कर सकते हैं, सरकार इसी वजह से तो किया है ना। यहाँ जो बोला गया है कथन, उसमें यही अवधारणा तो अंतर्निहित है। दूसरा, अधिकांश नागरिक आदेश के खिलाफ विरोध कर सकते हैं, यह नेगेटिव सेंस में है। यहाँ इसके साथ जो नेगेटिव सेंस में आएगा उसको आपको अपना आंसर नहीं चुनना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल अवधारणा एक अंतर्निहित है। जो इसका सपोर्ट करे वही अवधारणा बन सकता है, जो इसका विरोध करे, जो कथन का विरोध करे, वो अवधारणा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, तो यह आपका आखिरी क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।